11 अक्टूबर 1987 रात के करीब 1 बजे थे। श्रीलंका का जाफना शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद नहीं था और सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के 4 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स ने जाफना यूनिवर्सिटी के फुटबॉल ग्राउंड की तरफ उड़ान भरी। इस मिशन का लक्ष्य बहुत सीधा और सटीक लग रहा था। जाफना यूनिवर्सिटी की एक इमारत में लिट्टे का सबसे खूंखार लीडर वेलुपिल्ली प्रभाकरन और उसके टॉप कमांडर छिपे हुए थे। भारतीय सेना की 10 पैरा कमांडो और 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के 103 वीर जवानों को वहां हेली ड्रॉप किया जाना था ताकि वो प्रभाकरन को जिंदा या मुर्दा पकड़ सकें। इसे ऑपरेशन पवन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। ऐसा लगा मानो युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पहला हेलीकॉप्टर जैसे ही जाफना यूनिवर्सिटी के मैदान के ऊपर मंडराया और भारतीय पैरा कमांडोज ने रस्सियों के सहारे नीचे उतरना शुरू किया, अचानक वो खामोश रात गोलियों की गड़गड़ाहट और रॉकेट लॉन्चर्स के धमाकों से दहल उठी। चारों तरफ की इमारतों की छतों पर, पानी की टंकियों के पीछे और पेड़ों पर लिट्टे के लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के साथ पहले से घात लगाए बैठे थे। भारतीय सेना जिस प्रभाकरन को सरप्राइज देने गई थी, असल में प्रभाकरन ने उनके लिए एक ऐसा मौत का जाल बिछा रखा था जिसकी कल्पना किसी भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने नहीं की थी। हेलीकॉप्टर्स को भारी गोलीबारी के बीच वापस लौटना पड़ा। 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के मेजर बीरेंद्र सिंह और उनके 29 जवान उस मैदान में फंस गए। उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। रेडियो पर मेजर बीरेंद्र सिंह की आखिरी आवाज आई, हम चारों तरफ से घिर गए हैं, भारी कैजुअल्टी हुई है, लेकिन हम लड़ेंगे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जाफना यूनिवर्सिटी का वो हरा भरा मैदान खून से लाल हो चुका था। 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के 30 में से 29 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लिट्टे के आतंकियों ने भारतीय सैनिकों के शवों के साथ जो बर्बरता की, वो इतनी खौफनाक थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था। ये भारतीय सेना के इतिहास के सबसे काले और सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक की असलियत थी। ये शुरुआत थी ऑपरेशन पवन की, एक ऐसा युद्ध जो भारत ने अपने ही पड़ोसी देश में लड़ा। एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन कोई दूसरी देश की सेना नहीं थी, बल्कि वही लोग थे जिनकी रक्षा करने के लिए भारतीय सैनिक वहां गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर और अनुशासित सेनाओं में से एक भारतीय सेना श्रीलंका के इन खतरनाक जंगलों और अनजान गलियों में क्या कर रही थी? शांति सेना यानी द पीस कीपिंग फोर्स बनकर गए हमारे जवान अचानक लिट्टे के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? और कैसे एक राजनीतिक समझौते ने 1200 से ज्यादा भारतीय वीर सपूतों की जान ले ली? इस अनकही और रहस्यमयी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। हमें जाना होगा श्रीलंका के उस दौर में जब वहां की धरती पर नस्लवाद और नफरत का बीज बोया जा रहा था। साल 1948 में भारत की आज़ादी के ठीक 1 साल बाद श्रीलंका, जिसे तब सीलोन कहा जाता था, को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के साथ ही इस खूबसूरत आइलैंड नेशन में एक गहरी दरार पैदा हो गई। श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 समुदाय थे, बहुसंख्यक सिंघली जो बौद्ध धर्म मानते थे और अल्पसंख्यक तमिल जो मुख्य रूप से हिंदू थे और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में रहते थे। इनमें से कई तमिलों के पूर्वज भारत के तमिलनाडु से ही श्रीलंका गए थे। आजादी के बाद सत्ता सिंघली नेताओं के हाथ में आई। साल 1956 में श्रीलंका सरकार ने सिंघला ओनली एक्ट पास कर दिया। इसके तहत सिंघली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया। सरकारी नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में तमिलों के साथ भारी भेदभाव होने लगा। तमिलों को लगने लगा कि उनके ही देश में उन्हें 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। दशकों तक तमिलों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने हकों की मांग की, लेकिन जब उनकी आवाज को पुलिस और सेना की गोलियों से दबाया जाने लगा तो शांतिपूर्ण विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। 1970 के दशक तक श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में कई छोटे छोटे तमिल उग्रवादी गुट पनपने लगे, जो अब सिर्फ अधिकारों की नहीं बल्कि एक अलग देश तमिल ईलम की मांग कर रहे थे। और इन्हीं गुटों में से एक गुट सामने आया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में आतंक का एक नया और खौफनाक चेहरा पेश किया। इस गुट का नाम था लिट्टे, जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम था। और इसका नेता था एक 18 साल का युवा वेलुपिल्ली प्रभाकरन। प्रभाकरन कोई आम नेता नहीं था, वो एक ऐसा रणनीतिकार था जिसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने लिट्टे को एक गुरिल्ला संगठन से एक पूरी पैरेलल आर्मी में बदल दिया, जिसके पास अपनी नेवी, जिसे सी टाइगर्स कहते थे, और अपनी एयरफोर्स, जिसे एयर टाइगर्स कहते थे, सब थी। साल 1983 जुलाई का महीना, श्रीलंका के इतिहास में इसे ब्लैक जुलाई कहा जाता। लिट्टे ने श्रीलंका की सेना के 13 सैनिकों को एक एम्बुश में मार गिराया।
इसके जवाब में पूरे श्रीलंका में सिंघली उग्रवादियों ने तमिलों का नरसंहार शुरू कर दिया। हजारों बेगुनाह तमिलों को सड़कों पर जिंदा जला दिया गया, उनकी संपत्तियां लूट ली गईं। इस नरसंहार ने श्रीलंका में एक खूनी गृह युद्ध की शुरुआत कर दी। इस गृह युद्ध की आंच समंदर पार कर भारत के तमिलनाडु तक पहुंचने लगी। हजारों की संख्या में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी अपनी जान बचाकर नाव के जरिए तमिलनाडु के तटों पर आने लगे। भारत सरकार, विशेषकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा कि वो श्रीलंका के तमिलों की रक्षा करें। उस दौर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कथित तौर पर लिट्टे सहित कई तमिल गुटों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराए ताकि वो श्रीलंकाई सेना का मुकाबला कर सकें। भारत का मकसद श्रीलंका को तोड़ना नहीं था, बल्कि श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाना था ताकि वो तमिलों को उनके अधिकार दें। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जो इस खूनी संघर्ष का कूटनीतिक और शांतिपूर्ण हल चाहते थे। 1987 तक आते आते श्रीलंका की सेना ने जाफना प्रायद्वीप की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली थी। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन लिबरेशन। श्रीलंका सेना ने जाफना में खाना, पानी, बिजली, दवाइयां सब कुछ रोक दिया। लाखों तमिल नागरिक भूख और बीमारियों से मरने की कगार पर पहुंच गए। भारत ये सब मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकता था। 4 जून 1987 को भारतीय वायुसेना ने एक बेहद ही साहसिक और उकसाने वाला कदम उठाया। ऑपरेशन पूमलाई के तहत भारतीय मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में मालवाहक विमानों ने जाफना के ऊपर उड़ान भरी और वहां फंसे तमिल नागरिकों के लिए 25 टन राहत सामग्री और खाने के पैकेट गिराए। ये श्रीलंका की संप्रभुता को एक सीधी चुनौती थी और इसका संदेश साफ था कि भारत तमिलों को मरने नहीं देगा। इस घटना के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने को समझ आ गया कि वो भारत को इस मामले से दूर नहीं रख सकते। दोनों देशों के बीच बैक चैनल बातचीत शुरू हुई और 29 जुलाई 1987 को कोलंबो में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड कहा गया। इस समझौते की शर्तें बहुत साफ थीं। श्रीलंका सरकार अपनी सेना को जाफना से वापस बैरकों में बुला लेगी। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को मिलाकर एक तमिल बहुल प्रांत बनाया जाएगा, जिसे अधिक स्वायत्तता मिलेगी। और सबसे अहम शर्त कि सभी तमिल उग्रवादी गुट, जिसमें लिट्टे सबसे बड़ा था, अपने हथियार भारतीय सेना के सामने सरेंडर करेंगे। इन हथियारों को सरेंडर करवाने और शांति स्थापित करने के लिए भारत अपनी एक विशेष सेना श्रीलंका भेजेगा, जिसे नाम दिया गया IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना। जब IPKF के जवान पहली बार श्रीलंका के उत्तरी शहर जाफना और पालाली के हवाई अड्डों पर उतरे तो स्थानीय तमिलों ने उनका स्वागत किसी भगवान की तरह किया। भारतीय सैनिकों पर फूल बरसाए गए, उन्हें मालाएं पहनाई गईं। तमिलों को लगा कि अब उनके बड़े भाई की सेना आ गई है, अब उन्हें श्रीलंका की सेना से कोई खतरा नहीं है। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ ठीक लगा। लिट्टे ने टीवी कैमरों के सामने कुछ पुराने और टूटे फूटे हथियार सौंपने का नाटक भी किया, लेकिन प्रभाकरण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपना तमिल ईलम का सपना छोड़ने को तैयार नहीं था और वो जानता था कि अगर उसने अपने असली हथियार सौंप दिए तो वो कमजोर पड़ जाएगा। प्रभाकरण ने असल में भारतीय खुफिया एजेंसियों और सरकार को एक बहुत बड़े धोखे में रखा था। हालात बिगड़ना तब शुरू हुए जब सितंबर 1987 में श्रीलंका की नेवी ने लिट्टे के 17 टॉप कमांडर्स को समंदर में हथियारों की तस्करी करते हुए पकड़ लिया। इनमें कुमारप्पा और पुलेंद्रन जैसे लिट्टे के बेहद खूंखार कमांडर शामिल थे। श्रीलंका सरकार उन्हें पूछताछ के लिए कोलंबो ले जाना चाहती थी। लिट्टे ने IPKF से मदद मांगी कि वो उन्हें कोलंबो जाने से रोकें। भारतीय सेना कूटनीतिक उलझन में थी। वो सीधे तौर पर श्रीलंका सरकार के काम में दखल नहीं दे सकती थी। और फिर 5 अक्टूबर 1987 को वो घटना घटी जिसने इस पूरी शांति प्रक्रिया को बारूद के ढेर में बदल दिया। जब उन 17 लिट्टे कमांडर्स को कोलंबो ले जाने के लिए प्लेन में बैठाया जा रहा था तो अचानक उन सभी ने अपने गले में बंधा साइनाइड का कैप्सूल चबा लिया। देखते ही देखते 12 कमांडर्स की तड़प तड़प कर मौत हो गई।